दोस्तों विक्की जिस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हमारा रहेगा बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट। चार लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2025 का देखते हुए। तो प्रैक्टिस सेट 4 आज हम देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 3 हमने पहले कर लिए, अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करेंगे, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। फ्रेंड्स ऑप्शन है केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, केवल मुद्रा में मूल्य में गिरावट, केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि या मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। फिर ध्यान रखिएगा कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो जब किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि होता है तो इस वृद्धि के कारण होता है क्योंकि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और स्थिति जब होता है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है तो इस स्थिति को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। याद रखिएगा मुद्रास्फीति, यहाँ लिखने के लिए नहीं बनता है लेकिन आपका इसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला प्रश्न को चलेंगे, वर्तमान में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है। ऑप्शन राजीव महर्षि, सुरेश नारायण, विवेक शर्मा या संजय मूर्ति। तो फिर ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आपका संजय मूर्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन है भगत सिंह, बी.डी. सावरकर, अश्विनी कुमार दत्त या जतिन दास। फिर ध्यान रखिएगा 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो 1926 में नौजवान सभा बनाई गई थी, नौजवान भारत सभा ये बनाई गई थी आपके किसके द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि ये बनाई गई थी आपके भगत सिंह के द्वारा। और इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था, लाहौर में। अगला प्रश्न कर चलेंगे, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन है सरस्वती, सिंधु, ब्यास या रावी। तो फिर हड़प्पा स्थल है जो आपके कहाँ स्थित है, तो रावी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा आपकी रावी। फिर हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किए थे ये दयाराम साहनी ने किए थे। दयाराम साहनी 1921 में इसको खोज किया गया था। और जो आपका हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया सबसे पुराना स्थल, मोहनजोदड़ो में आपका खोजा गया सबसे पुराना स्थल आपका हड़प्पा ही है, हड़प्पा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब एक अर्थव्यवस्था, सॉरी आपको यहाँ पे बताएं कि मोहनजोदड़ो नहीं होगा, आपका सिंधु सभ्यता में सबसे खोजा गया पुराना स्थल और पहला स्थल हड़प्पा ही था। ध्यान रखिएगा सिंधु सभ्यता में, यहाँ पे हड़प्पा नहीं होगा, सिंधु, क्योंकि सिंधु सभ्यता में 2 स्थल खोजा गया, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में 2 स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा खोजा गया था। तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। अगला प्रश्न है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए। ऑप्शन है प्रत्यक्ष करों में बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देनी चाहिए। तो फिर ध्यान रखिएगा कि जब एक अर्थव्यवस्था की स्फीति दबाव से गुजर रही है तो उस उपाय को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। तो उस समय हमको केवल प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। सेकंड ऑप्शन है लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को होने की संभावना अधिक होती है। अब प्रत्येक मत का मूल्य 1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्र का निम्न कथनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में जो रहता है सरकार उसको आने की संभावना अधिक होती है और प्रत्येक मत का अपना एक मूल्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। ऑप्शन है प्राकृत, पाली, मगधी या संस्कृत। ध्यान रखें फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के जो संवादों की भाषा थी ये पाली भाषा थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर गौतम बुद्ध ने अपना सबसे प्रथम उपदेश जो दिए थे ये सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। और अंतिम उपदेश एक कुशीनगर में दिए थे। अंतिम उपदेश इनका जो था ये आपका यहाँ पे आपका जो अंतिम उपदेश था, अंतिम उपदेश आपका कुशीनगर में दिए थे, कुशीनगर। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे आपके, सबसे ज़्यादा उपदेश आपका कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश आपका श्रावस्ती में ये दिए थे सबसे ज़्यादा उपदेश। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 सितंबर या 22 नवंबर। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आपका ये हो जाएगा, इसकी स्थापना जो हुआ था ये 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था।
और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। ध्यान रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्जातीय परिषद का गठन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, राष्ट्रपति या नीति आयोग। तो कौन है जो अंतर्जातीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्जातीय परिषद का गठन करते हैं, ये करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अंतर्जातीय परिषद की गठन करते हैं। आर्टिकल 263 के अनुसार अंतर्जातीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्जातीय परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं ये आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला गया? ऑप्शन है चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो फिर बांग्लादेश द्वारा जो कूटनीतिक केंद्र खोला गया था ये कोच्चि में खोला गया था, सॉरी चेन्नई में खोला गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है समान दवाओं के मूल्य निर्धारण से, सरकार के बजट से, कर एवं लेखांकन से, या एक खाते से दूसरे खाते में पैसा हस्तांतरण करने से। तो हस्तांतरण का मूल संबंध आपका है एक खाते से दूसरे खाते में पैसा को हस्तांतरण करने से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से अग्नेय चट्टान नहीं है? ऑप्शन है पेरिडोनाइट, ग्रेनाइट, सोकोरिया या सेल। तो फ्रेंड्स आपका जो अग्नेय चट्टान है ये सेल आपका अग्नेय चट्टान नहीं है। सेल एक परतदार चट्टान है जिसका यूज स्लेट बनाने में किया जाता है। स्लेट बनाने में लोग किसका यूज करते हैं? तो सेल का यूज करते हैं। सेल आपका एक परतदार चट्टान है। अगला प्रश्न है, NAFTA का सदस्य है यूएसए, कनाडा, मेक्सिको या यूएसए, कनाडा और भारत, यूएसए, कनाडा और जापान, यूएसए, यूके और भारत। फ्रेंड याद रखिएगा NAFTA का जो सदस्य है वो कौन है? तो आपका NAFTA का सदस्य आपका ए है यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। फिर इसका पूरा नाम आपका हो जाता है नॉर्थ अमेरिकन, NAFTA का नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। NAFTA का पूरा नाम हो जाता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसकी स्थापना हुआ था 12 अगस्त 1992 को इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं, जल शोध का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं करता है? ऑप्शन है उबालना, निष्पादन, क्लोरीन या कार्बन, फिर पराबैंगनी किरणें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका निष्पादन नहीं होता है। जल शोध का निष्पादन के द्वारा जीव को नष्ट नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? ऑप्शन है रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग या रक्षा वित्त विभाग। तो फ्रेंड्स इनमें कौन सा जो रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इनमें से सभी जो है आपका, सॉरी सभी नहीं होगा, इनमें से आपका रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान विभाग और रक्षा उत्पादक विभाग आपका रक्षा मंत्रालय का विभाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो रक्षा अनुसंधान विकास जिसका नाम होता है DRDO की स्थापना आपका हुआ था 1958 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ऑप्शन है ग्रेविमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या डिप्सोमीटर। तो फ्रेंड्स कौन सा संयंत्र जो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुणों को नापता है? तो ये आपका नापता है ग्रेविमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वहीं हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर आपका द्रवों की अपेक्षित घनत्व को मापता है। वहीं हाइग्रोमीटर आपका वायुदाब में वायुमंडलीय व्यापत की आर्द्रता को मापता है। अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो राइट आंसर आपका कम से कम 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्बू बाजगो बांध नामक बांध निम्नलिखित में कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, कोयना, बराकर या पेरियार। तो निम्बू बाजगो बांध जो आपका स्थित है आपका कौन सा नदी पर स्थित है? तो ये आपका सिंधु नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिजन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी या वेंकैया नायडू। तो ये जो लिखे थे आपके प्रणब मुखर्जी लिखे थे। प्रणब मुखर्जी आपके भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गर्म रेगिस्तान में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पांसु मृदा, दुमटी मृदा, बलुई मृदा या लोएस मृदा। तो ध्यान रखिएगा गर्म रेगिस्तान में उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को लोएस मृदा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स छऊ जो आपका लोक नृत्य है ये पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा का ये नृत्य काफ़ी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट।
और इसको यूनेस्को ने 2010 में अपने हेरिटेज में शामिल किया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर आपका जो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देश करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख करता है? तो ये भाग 4 करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 करता है। आर्टिकल आपका 36 से 51 के बीच में आपका है नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में भाग 4 में। और इसका जो लिया गया था आपका ये डीपीएसपी, जो डीपीएसपी लिया गया आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी हमारा लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख करती है? फ्रेंड, भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वां अनुसूचित भाषाओं का उल्लेख करती है, जिसमें नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री जो थी आपकी देविका रानी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देविका रानी भारत की पहली अभिनेत्री थी। इनको दादा साहेब पुरस्कार से नवाजा 1969 में नवाजा इनको गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है सी डी देशमुख, रघुराजम, या सुरेश माथुर, या कृष्णमाचारी। तो फ्रेंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल थे या गवर्नर थे, ये आपके थे सी डी देशमुख। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी डी देशमुख। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वह विद्यार्थी जिसने 1 रुपये का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था? तो फ्रेंड जो साइन डिजाइन किया था ये आपका आईआईटी बम्बई में पढ़ रहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो फ्रेंड कार्बन को घोषित करने वाला प्रथम देश आपका स्वीडन है। राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स कीवी चिड़िया आपकी जो पाई जाती है ये आपका न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी है, ध्यान रखिएगा। कीवी चिड़िया आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है और न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की मुद्रा का क्या नाम है? तो फ्रेंड ब्राज़ील की मुद्रा का नाम आपको रियाल है। नेक्स्ट, शहद की मक्खी का विश्व न हो गया, शहद की मक्खी का बीस यहाँ पे होगा, जो 20 से मध्य का शहद की मक्खी का वो कैसा है? तो फिर ध्यान रखिएगा कि शहद की मक्खी का बीज कैसा है, तो ये प्रोटीन होता है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदलता है? ऑप्शन क्रिस्टल द्वारा, संघनन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, खाना बनाने का जो तेल है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदलता है? तो वो हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया द्वारा बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम क्रांति किस से संबंधित है? ऑप्शन रेशम कीट पालन से, मधुमक्खी पालन से, पुष्प उत्पादन से, या पुष्प उत्पादन से। तो फिर याद रखिएगा स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णिम क्रांति आपका उद्यान कृषि से संबंध है। कुछ और क्रांति है जैसे पीली क्रांति आपका संबंध तिलहन से है, ध्यान रखिएगा पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। वहीं आपका नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। और स्वर्ण रेखा क्रांति की बात करें तो जूट उत्पादन से आपका है। वहीं रजत क्रांति की बात करें तो अंडा उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्रांति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? ऑप्शन एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन, मैक्स लावर। तो फ्रेंड्स आपका जो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था वो आपका रेड ड्रैगन था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन हो जाएगा। और रेड ड्रैगन जहाज आपका स्वपाली के युद्ध में ही प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिए कि रेड ड्रैगन जहाज को ही स्वपाली का युद्ध में इसका यूज किया था। और स्वपाली का यूज कब हुआ था? 1612 में इसका यूज हुआ था। तो स्वपाली के यूज में रेड ड्रैगन जहाज का यूज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो फ्रेंड भारत के सिक्के जारी करने के लिए आपका वित्त मंत्रालय प्राधिकृत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय भारत सिक्के को जारी करता है। और भारत का पहला निर्मित नोट 1 रुपये का था जो 1949 में चलाया गया था। ध्यान रखिएगा भारत का पहला 1 रुपये का नोट 1949 में चलाया गया था। 1 रुपये नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ध्यान रखिएगा कि जो 1 रुपये का नोट होता है वो केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर उस पर होता है। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तरी की ओर प्रवाहित होती है?
ऑप्शन है कोसी, घाघरा, सोन या गंडक। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है, तो ये आपका सोन नदी होती है। वो सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, और अमरकंटक के पहाड़ से निकलते हुए मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की ओर प्रभावित होती है। और ये तथा रिहंद और उत्तरी कोयल इसके प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। उत्तरी रोहल और रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं, और ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, और अमरकंटक के पहाड़ से निकलते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार में प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसको पत्र लिखकर? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और विधि मंत्री को। तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है किसको पत्र लिखकर अपना पद त्याग कर सकते हैं? तो ये आपके राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, हांगकांग में, नई दिल्ली में या आपका टोक्यो में। तो फ्रेंड्स आपका जो सूर्योदय सबसे पहले होता है ये आपका कहाँ होता है? ये आपका टोक्यो में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं आपकी बात करें जापान का, तो जापान की राजधानी टोक्यो और जापान का जापानी भाषा में नाम आपका होता है निप्पॉन। निप्पॉन आपका जापान का जापानी भाषा में नाम होता है निप्पॉन, और जिसका अर्थ ही होता है, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, और जापान का उसके भाषा में जापानी भाषा नाम निप्पॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? ध्यान रखिएगा कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक पर फणीश्वर नाथ रेणु ने द्वारा रचित गई है? तो ऑप्शन राज दरबारी, गुनाहों का देवता, मैला आंचल, अंधा युग। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित किताब आपका मैला आंचल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं गुनाहों का देवता के लेखक धर्मवीर भारती हैं। आपका गुनाहों का देवता के जो लेखक है आपका धर्मवीर भारती आपका गुनाहों के देवता के लेखक है। वहीं अंधयुग भी आपका जो है ये धर्मवीर भारती के द्वारा ही लिखा गया है। गुनाहों का देवता अंधयुग अभी आपका धर्मवीर भारती के द्वारा ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार किसी के पास नहीं है जब तक कि मुख्य निर्वाचन की सिफारिश राष्ट्रपति से करके नहीं देता है कि हाँ इसको हटाना चाहिए। तो मुख्य निर्वाचन जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से, तो ही राष्ट्रपति उसको पद से निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकते हैं। और भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से इस निर्वाचन आयुक्त के संबंधित दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना हुआ था ये आपका 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इलेक्शन कमीशन का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य संस्था है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। 1/3 यहाँ होगा, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ है, यहाँ पर गलत हो। राज्यसभा का जो गठन हुआ था 1958 में नहीं हुआ था। राज्यसभा का जो गठन हुआ था ये आपका हुआ था, राज्यसभा का जो गठन आपका हुआ था ये आपका 1952 में हुआ था। राज्यसभा गठन आपका 1952 में किया गया था। ये 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया था। और जब इस गठन किया गया था तो इसमें आपके 3 अप्रैल 1952 में गठन किया गया था राज्यसभा का। और राज्यसभा में जब गठन हुआ था 216 मेंबर शामिल थे। 216 मेंबर में 12 मेंबर जो थे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए थे, और वहीं 204 मेंबर राज्य के अलग विधानसभा के द्वारा लिए गए थे। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल, राज्यसभा के एक अस्थायी सदस्य है जिसके सदस्यों का कार्यकाल मैक्सिमम 6 साल तक होता है। अगला प्रश्न है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है गोल्फ, हॉकी, पोलो या बैडमिंटन। तो फिर ध्यान रखिएगा टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड आपका गोल्फ से संबंधित है। राइट ऑप्शन नंबर ए गोल्फ हो जाएगा। गोल्फ खेल से अन्य प्रमुख शब्दावली देखें तो आपका कोर्स है, ध्यान रखिएगा कोर्स, लिम्स, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया, लिम्स होगा, बंकर हो जाता है, पोस्ट हो जाता है, पुटिंग हो जाता है, दिग ग्रीन, सब जितनी शब्दावली है आपका टाइगर वुड गोल्फ से शब्दावली है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है? ऑप्शन लाल रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद क्रॉस, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद क्रॉस, और उपयुक्त में कोई नहीं था। फिर रेड क्रॉस फ्लैग पर क्या प्रतीक है? तो आप ध्यान रखिएगा कि रेड क्रॉस पर
रेड क्रॉस फ्लैग पर आपका सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिए रेड क्रॉस की स्थापना आपका 1863 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ये आपका हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में किया था। रेड क्रॉस की स्थापना जो किया गया था आपका 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में किया था। जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में होता है और इसका मुख्यालय भी आपका हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ है? तो जेनेवा में ही स्थित है। और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। तो आपका ध्यान रखिएगा 1917 में पहला बार इसको मिला था। फिर से लिखते हैं, रेड क्रॉस को नोबेल शांति पुरस्कार 3 बार मिला है। 1917 में मिला है, फिर आपका 1944 में मिला है और 1963 में इसको पुरस्कार दिया गया। हेनरी ड्यूनेंट इसके संस्थापक थे और इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट थे और मुख्यालय इसका जेनेवा है और इसकी जो स्थापना किया गया था जेनेवा में ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अब बात करते हैं कि रेड क्रॉस की जो आपका दिवस मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के अवसर पर 8 मई को विश्व रेड क्रॉस मनाया जाता है क्योंकि 8 मई को ही हेनरी ड्यूनेंट की जयंती थी। अगला प्रश्न है, पीएच एक संक्षिप्त किसके लिए है? ऑप्शन है हाइड्रोजन के पावर के लिए, हाइड्रोजन संभावना के लिए, हाइड्रोजन की स्थिति के लिए, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन के पावर के लिए है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? तो फिर ध्यान रखिएगा समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण से परिभाषित किया जाता है। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन यानी v-u/t होता है। वेग में परिवर्तन है और टाइम में परिवर्तन को ही त्वरण कहा जाता है। तो सब का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो फिर आपका जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? निम्नलिखित कहाँ पे आपका है? निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो फिर ध्यान रखिएगा कि जीवाणु के कारण होने वाला आपका रोग कौन सा है? ध्यान रखिएगा कि जीवाणु के कारण होने वाला रोग आपका क्षय रोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग होता है। क्षय रोग होने का मेन कारण होता है ये होता है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के नामक जीवाणु के कारण यह उत्पन्न होता है। यह फैलता है जब मुंह में थूकने या उसको जब मुंह में थूकने या मुंह को स्पष्ट पास लाने पर यह फैलता है। वहीं बात करें आपका हेपेटाइटिस बी की, तो यह यकृत बीमारी है जो लीवर में होता है और यह विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कोला में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो फिर याद रखिए कोला में आपका कैफीन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 90% पानी रहता है और 10% कैफीन आपका पाया जाता है। नेक्स्ट, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो फिर ध्यान रखिएगा दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन राज अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो फिर ध्यान रखिएगा प्राचीन राज अवंती की राजधानी आपका उज्जैन थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, उज्जैन आपका प्राचीन अवंती की राजधानी थी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो फिर मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? ये आपका प्यूटरी ग्रंथि करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और प्यूटरी ग्रंथि का जो काम होता है यह हार्मोनों को स्राव करता है यानी अनेक ग्रंथि के अनेक हार्मोनों को स्राव करता है तथा शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको प्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा प्यूटरी को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपको यही प्रश्न आपका है जो इसको प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हम आपके अगले वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और दोस्तों का जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के प्रश्न के साथ। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।